वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुस्कान। सो आज हम क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। ये पार्ट 2 होगा। तो चलिए एक बार पार्ट 1 का थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं जल्दी से, जिसमें हमने फ्रेडरिक सोरियू की इमेज के बारे में पढ़ा था। फ्रेडरिक सोरियू जो है वो क्या है, एक फ्रांसीसी चित्रकार हैं जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ओके, और उसमें से एक जो चित्र है उसको हमने पढ़ा था जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसमें कि जो स्वतंत्रता की देवी है उनकी मूर्ति को दिखाया गया, जिन्होंने हाथों में ज्ञान, अपने हाथ में क्या, एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल लिया हुआ है और वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र लिया हुआ है। वहीं आप देखेंगे कि लाइन से सारे देश क्या हैं, अपने देश का झंडा लिए और उनके दिलों में राष्ट्रीय भाव की, जो राष्ट्रवाद की भावना होती है वो आ चुकी है, और वो सभी क्या कर रहे हैं, एक लाइन में कतार में बनाए हुए, और वो स्वतंत्रता की जो देवी है उनके सामने से उनकी वंदना करते हुए उनका आदर सम्मान के साथ वो निकल रहे हैं। ठीक है, और जो कि चित्र में जो आगे दिखाया जा रहा है वो क्या है, मतलब वो आगे से पहले से ही स्वतंत्र हो चुके हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसने क्या, उससे क्या इम्पोर्टेंस हुई, कि कैसे फ्रांस में, पूरे यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद की डेफिनेशन को समझा और उसके उदय को समझा। देन उसके बाद हमने समझा नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे और वो उन्होंने यूरोप पर कैसे अपने दबाव बनाया, उन्होंने कैसे फ्रांस के राजा बने और उन्होंने किस तरीके से, उन्होंने, आप देखा होगा उसमें हमने बताया था यूरोपीय संहिता, और हमने समझा था नेपोलियन का आगमन जो कि 1799 में किस तरीके से हुआ, और फिर उन्होंने जो नेपोलियन ने संहिता लेकर आया था 1804 में, उसकी विशेषता के बारे में देखा, वो किससे रिलेटेड थी, और फिर हमने देखा कि मतलब जो नेपोलियन है वो लोगों के पक्ष में क्या कर रहा है, विकास में काम कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम समझेंगे कि कैसे, यहाँ पर आप देखोगे कि नेपोलियन का पतन किस तरीके से हुआ, यानी नेपोलियन ने क्या काम किए क्या नहीं किया जिस वजह से उसको क्या है, हटना पड़ा, सत्ता खोनी पड़ी। ठीक है, नेपोलियन का पतन 1815, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वियना कांग्रेस क्या थी इसके बारे में जानेंगे जो कि 1815 में बनाई गई। ठीक, फिर इसके बाद वियना कांग्रेस के प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे, उसमें कितने कौन से देश से, मतलब कहाँ से प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उनके बारे में समझेंगे। वियना कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, ये संसद क्यों बुलाई गई थी, इसके अंदर क्या इसके मुख्य उद्देश्य या एम थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप का नया राजनीतिक मानचित्र कैसा हुआ, यानी जब नेपोलियन की हार हो गई, फ्रांस को क्या कर दिया गया, मतलब अब कंट्रोल में कर लिया गया, तो अब वहाँ पे क्या है, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या चेंजेस आए उसके मानचित्र में, मैप के अंदर, वो भी देखेंगे इसमें। रूढ़िवाद क्या था, इसकी विचारधारा क्या है और ये किस तरीके से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है या फिर परिवर्तन को रोक रही है, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, सो नेपोलियन बोनापार्ट, उनके पतन के बारे में बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सैन्य प्रतिनिधि के बल पर लगभग पूरे यूरोप में फ्रांस का प्रभाव स्थापित कर दिया था, लेकिन उसकी लगातार युद्ध नीति और फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यूरोपीय देशों में उसका प्रतिरोध, विरोध क्या है, बढ़ने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या कर रहे हैं, पूरे फ्रांस में मतलब क्या कर रहे हैं, अपना शासन किए बैठे हैं, और वो यूरोप में क्या कर रहे हैं, इसको ज़्यादा प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभावशाली बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, अब वो उसको लगातार युद्ध में डाल रहे हैं, फ्रांस की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करते जा रहे हैं, जिस वजह से जो अन्य दूसरे जो यूरोपीय देश हैं उनमें क्या हो गया, फ्रांस को लेकर, नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर क्या है, ईर्ष्या देखने को मिली। ठीक है, 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया। रूस की भीषण ठंड, भोजन की कमी और रूसी सेना की जलती हुई धरती के कारण फ्रांसीसी सेना को भारी नुकसान हुआ। यह अभियान नेपोलियन की सबसे बड़ी असफलता माना जाता है। ठीक है, अब रूस में क्या है, जब नेपोलियन ने फ्रांसीसी जो सेना थी उससे आक्रमण करवा दिया, लेकिन वहां पर जो भोजन है उसकी कमी हुई ठंड की वजह से, और क्या हुआ, वहां पे एक नीति थी स्कोर्च अर्थ पॉलिसी, उसके कारण भी क्या हुआ, फ्रांसीसी सेना को भारी नुकसान हुआ। और फिर इसी से कारण ये भी देखा जाता है कि नेपोलियन की हार की सबसे बड़ा कारण ये भी था, रूस के ऊपर हमला कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन है, रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध गठबंधन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस को यानी नेपोलियन को हराने के लिए सारे जो थे अदर जो चीज़ें राज्य हो गई, ये ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया उस वक्त में, तो इन्होंने क्या करा, एक साथ गठबंधन कर लिया अपना। 1814 में उससे ही पहली बार सत्ता छोड़नी पड़ गई नेपोलियन को, और उनको सत्ता से हटाकर एल्बा द्वीप भेज दिया गया।
ठीक है। 1815 में वे वापस लौटे। लगभग 100 दिन तक उन्होंने क्या करा, वहाँ पर शासन किया होगा फ्रांस में। देन उसके बाद वाटरलू का युद्ध होता है जो कि 18 जून 1815 में होता है। और वहाँ के जो उनके ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और उसके सहयोगियों ने उसे अंतिम रूप से हरा दिया, और इसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहाँ 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका जो अंत देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट का, किससे हुआ, वाटरलू के युद्ध से हुआ, जो कि ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के सहयोगी और उन सभी ने मिलकर किया था। इससे उसे हरा दिया नेपोलियन को, और बाद में उनको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, और देन उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पर ही। ठीक है, युद्ध की कुछ ये पुरानी तस्वीरें हैं चित्रकारों द्वारा बनाई गई, तो इसमें आप देख सकते हैं युद्ध की स्थिति को। ठीक है, 1815 का वाटरलू युद्ध नेपोलियन के शासन का अंतिम अंत माना जाता है। ठीक है, उसका अंत माना जाता है। अब यहाँ पे अगर वाटरलू का युद्ध ना हुआ होता तो नेपोलियन एक पल को हो सकता था कि वो क्या है, उस वक्त भी बाद में भी सत्ता में रहता, लेकिन इस युद्ध की वजह से उसका अंत हो गया। ठीक है, फिर वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या थी इसके बारे में जानेंगे। अब नेपोलियन की हार तो हो गई थी, यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी, बदल गई थी। अब क्या है, जो कई राज्यों की सीमाएं थी वो भी बदल गई थी, क्योंकि जब फ्रांस ने अपने ऊपर क्या कर दिया था, वहाँ पे फ्रांस यूरोप में पूरी तरीके से अपना शासन जमाया हुआ था, तो उसने उसके जो क्षेत्र थे उसमें भी विस्तार किया, और जो पूरी सीमाएं थी वो पूरी तरीके से बदल दी थी। लेकिन जब उसकी हार हो गई तो उसके बाद क्या है, वियना कांग्रेस एक बैठक बनाई गई, संसद बैठाई गई। ठीक है, उसमें क्या हुआ, इस बात पर हुई कि मतलब अब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने राजवंश थे जो सत्ता से हट चुके हैं, वो वापस आ जाए, जो सीमाएं पहले की तरह थी उन सभी को वैसा ही कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। 1815 में क्या हुआ, यूरोप का शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या है, वियना कांग्रेस कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था ये वाला सम्मेलन, इसीलिए। ओके, इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने की थी। ठीक है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो वियना कांग्रेस हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वो किसके अंडर में की गई थी, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे, सीधा क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने की थी। ओके, चलिए। तो वियना कांग्रेस के प्रमुख सदस्य, अब जो संगठन बैठाया गया था, जो संसद बैठी ये लोग आए, तो उसके प्रमुख कोई ना कोई प्रभावशाली लोग रहे होंगे। तो वहाँ पे मुख्य रूप से क्या है, चार शक्तियों को सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेलिया, फिर है यूरोप, और फिर है प्रशिया, देन है ब्रिटेन। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है उनके तो हमने देख लिया, उनके जो सम्मेलन के मुख्य नेता थे वो कौन थे, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। वहीं जार जो है, जार अलेक्जेंडर प्रथम, वो रूस की ओर से थे। यूरोप का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था प्रशा। ठीक है, ब्रिटेन के प्रतिनिधि जो थे वो लॉर्ड कैसलरे आए थे, कैसलरे। ओके, इन देशों ने मिलकर यूरोप की नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार की। वियना कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, अब जैसा आप देख रहे हैं कि अभी क्या है, जो अब नेपोलियन को हरा दिया गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, जो अस्थिरता बनी हुई थी पूरे यूरोप में, उसको ठीक करने के लिए जितने भी पावरफुल जो देश मतलब उस वक्त में थे, जो राज्य माने गए, तो उन सभी को क्या कर दिया गया, यहाँ पर बुलाया गया। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। ठीक है, वियना कांग्रेस बैठाई गई, देन वहाँ पर वो लोग आते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब जो यूरोप में ये अस्थिरता पूरी तरीके से फैली हुई है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। अब जो आए हैं तो उनके उद्देश्य हैं बेशक, ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, इसको ठीक करना, अस्थिरता को सुधारना, ठीक करना, है ना। तो यहाँ पर आते हैं, फिर इनके मुख्य उद्देश्य आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जो ये दिखा रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश की जा रही है, जो पावर है उसको इक्वल बैलेंस में रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना इनका पहला उद्देश्य। आप देखोगे जो ये वियना कांग्रेस है उसका पहला उद्देश्य क्या था, यूरोप में स्थायी शांति को स्थापित करना, यानी शांति बनाए रखना। ठीक है, नेपोलियन द्वारा किए गए राजनीतिक परिवर्तन को समाप्त करना। ओके, अब जो ये राजनीतिक इनके परिवर्तन हैं, अब नेपोलियन ने जो चेंजेस किए हुए थे उन सभी चेंजेस को वापस से एग्जैक्टली वैसे ही कर देना। ठीक है, ठीक करना उनको। और फिर नेक्स्ट है इनका पुराने राजवंश, पूर्व राजवंश हुआ करता था, उनको सत्ता में दोबारा से लेकर आना। ये किसका मानना था, वियना कांग्रेस के जो सदस्य शामिल हुए थे उनका।
ठीक है, फ्रांस को इतना शक्तिशाली बनने से रोकना कि वह फिर से पूरे यूरोप के लिए खतरा ना बन जाए। अब भाई लोगों के अंदर क्या है, डर बना हुआ था कि जो फ्रांस था वो क्या कर रहा था, एक वक्त में पूरे यूरोप के ऊपर अपना क्या है शासन जमाए बैठा हुआ था, है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। अब इस बार जो ये बैठक हुई थी इसमें इस बात पे ज्यादा गौर किया गया कि अब क्या हो, ऐसा ना हो कि फ्रांस फिर से शक्तिशाली बने, ये खतरा ना बने, इसीलिए क्या हुआ, यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए बनाए रखा गया और क्रांति, राष्ट्रवाद जैसी नई विचारधाराओं के प्रभाव को भी सीमित करा गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ये क्रांति है, राष्ट्रवाद है, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो विचारधारा है, इसको सीमित करने से क्या ही हो जाएगा। तो ये जो है, ये कोई छोटी मोटी विचारधारा नहीं है। क्रांति लाना, राष्ट्रभाव की भावना, ये एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो विचारधारा है, जो थॉट्स है, लोगों की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, अगर वो अपने देश के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपने देश को अपना मानते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये देश उनका है, वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक लीडर के बेसिस पे या मतलब निरंकुश शासक जो होता है उसके बेसिस पर नहीं चलेगा, तो ये जो भावना है ना, ये क्या करती है, क्रांति भी ले आती है, ठीक है। तो इस विचारधारा को क्या है, इसके प्रभाव को सीमित करना भी क्या है, वियना कांग्रेस के एक उद्देश्य में से एक था। ओके, चलो, तो यूरोप का नया राजनीतिक मानचित्र, अब जो पुरानी चीजें हैं, जो चेंजेस हो गए हैं, जो विस्तार कर लिया है फ्रांस ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना, तो उनमें जो चेंजेस लेकर आए यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, जो वियना कांग्रेस हुई थी उसके बाद यूरोप का जो मैप था उसमें क्या चेंजेस आए वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ओके, जो रेड लाइन है वो उसके क्या है, एरिया को बता रही है। यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे होगे, ठीक है, ये क्या है आपका पूरा, यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं, ये जो आपके क्या है, वियना कांग्रेस के बाद हुए, इस मीटिंग के बाद, ठीक है। चले, वियना कांग्रेस के बाद यूरोप का नक्शा नक्शा बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। चलिए, अभी देखते हैं यहाँ पर किसके अंदर मुख्य परिवर्तन क्या क्या आए। अब जो मैप है उसमें चेंजेस आए, उसको हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। फ्रांस की जो सीमा थी 1792 वाली स्थिति के लगभग वापस कर दी गई। अब जो फ्रांस जैसे ऑलरेडी 1792 में था, उसको क्या है, एज इट इज अब उसी सिचुएशन में, यानी उसी एरिया में जो है ना वापस कर दिया गया, यानी जो उसने विस्तार किया हुआ था उस एरियाज को हटा दिया गया और वापस से 1792 वाली स्थिति में लाकर कर दिया गया, ठीक है, सीमाओं को। फ्रांस के चारों ओर मजबूत राज्यों की व्यवस्था की गई। अब डर जो था कि फ्रांस अपना विस्तार फिर से ना कर ले, तो इसलिए क्या करा, उसके चारों ओर जो पावरफुल जितने लोग थे, मतलब उनके जो राज्य हुए पावरफुल, उनको क्या कर दिया, चारों ओर बाउंड्रीज पर रख दिया, बाउंड्रीज पे, जिससे वो क्या करे, फिर से वापस से अपना विस्तार ना कर ले, क्षेत्र ना बढ़ा ले, ठीक है। जिसमें आपका हो गया नीदरलैंड, बेल्जियम और यहाँ पर जो नीदरलैंड है और बेल्जियम को मिलाकर नीदरलैंड का संयुक्त राज्य बनाया गया, ठीक है। और जेनेवा को सार्डिनिया में मिला दिया गया, सार्डिनिया में। प्रशा को राइनलैंड सहित कुछ नए क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली पर प्रभाव मिला। इन परिवर्तनों का उद्देश्य पूरे यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना था, ठीक है, शक्ति को बराबर बनाए रखना, पावर, बैलेंस ऑफ पावर करना, तो इसीलिए क्या है, चेंजेस किए गए वियना कांग्रेस में। ओके, चलें, अभी बात करते हैं रूढ़िवाद की, कंजर्वेटिज्म। आखिर रूढ़िवाद होता क्या है, तो आज हम इसको समझेंगे। आपने सुना भी होगा, बाज़ दफ़ा आप सुनते होंगे लोगों के मुँह से कि ये बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं। तो ये होता क्या है रूढ़िवादी विचारधारा, है ना। तो इसको समझते हैं पहले रूढ़िवाद को। जो रूढ़िवाद है वो क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा थी उस वक्त में, जिसके समर्थक मानते थे कि समाज में अचानक बड़े परिवर्तन नहीं होने चाहिए। इससे तो आप समझ गए होंगे अब तक कि ये जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है, कि जो चेंजेस है, जो कि क्या है वक्त के साथ आते हैं, ऑब्वियसली आ जाते हैं चेंजेस, तो ये उन चेंजेस को, जो होता है ना सडन चेंजेस आ जाते हैं, ये उसको एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है इनको, ठीक है। तो ये जो समर्थक थे इसके, वो ये मानते थे कि समाज में जो चेंजेस है वो अचानक बड़े पैमाने पर नहीं होने चाहिए, यानी धीरे धीरे हो, स्लो में हो, सडनली या फास्ट ना हो बिल्कुल ही, है ना। चलो, तो वे जो पारंपरिक, वो क्या करते थे, वे पारंपरिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहते थे। अब यहाँ पर उनकी जो सोच है वो क्या है, पारंपरिक है, मतलब पारंपरिक आप समझते हैं ना, पुरानी जो हो गई थोड़ी, जिसमें आप क्या है, संस्कृति को, इन चीज़ों को बचा कर रखना चाहते हो। तो यहाँ पे जो राजतंत्र है, जो राजा का शासन है, चर्च है, जैसी सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या है, एज इट इज वैसी ही व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे।
ठीक है। अब रूढ़िवादी मानते थे कि फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं ने यूरोप में अस्थिरता पैदा कर दी है, इसीलिए क्या करा जाए, फिर से जो पुरानी व्यवस्था है उसको वापस लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा रूढ़िवादी लोगों का मानना था। ठीक है। हालांकि सभी रूढ़िवादी पूरी तरह परिवर्तन के विरोधी नहीं थे, वे केवल ऐसे सीमित सुधारों का समर्थन करते थे, यहाँ पे आप देखोगे सीमित सुधारों का समर्थन करते थे जो समाज की स्थिरता को बनाए रखे। ठीक है। अभी आपने देखा जो रूढ़िवादी वो लोग क्या कह रहे हैं, जो क्रांति है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जिसमें राष्ट्रीय भाव की जो भावना होती है ना, राष्ट्रवाद की, वो लेकर आई थी, तो इनका मानना ये था रूढ़िवादियों का कि यूरोप में जो अस्थिरता आई है ना, जो ये जो चीजें हो रही हैं, उसका कारण कौन है, ये फ्रांसीसी क्रांति है। उसमें लोगों ने राष्ट्रभाव की भावना आगे, देन उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया ऐसा। तो ये चाहते थे कि जो पुरानी व्यवस्था है ना, राजतंत्र है, वो वापस आ जाए, जैसी व्यवस्था शुरू से चली आ रही थी पारंपरिक तौर से वही आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे लेकिन जो कुछ लोग थे रूढ़िवादी के, वो लोग क्या करते थे, वो पूरी तरीके से ये नहीं कहते थे कि परिवर्तन हो ही ना, वो लोग कहते थे कि जो सीमित है, जो सुधार हो ना, वो सीमित मात्रा में हो, यानी लिमिट लिमिट के साथ हो, ऐसा ना हो कि मतलब हद से हद बहुत ही ज्यादा ही वो कर दिया आपने, चेंजेस परिवर्तन आ गए। ठीक है। तो इन लोगों का मानना था सीमित सुधार का ही समर्थन करते थे और समाज की स्थिरता को बनाए रखते थे। चलिए, ठीक है, तो फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और आपने पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, पार्ट 2 अभी मैंने कवर कर लिया है, जल्द ही पार्ट 3 भी आएगा इसका। ठीक है। और जब तक के लिए बने रहिए, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे से समझना चाहते हैं, है ना। ठीक है। और देन कमेंट भी करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जब तक के लिए अपना सभी ध्यान रखिए।